स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग घर पे हो और स्वस्थ हो। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12 का यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने वाला हूं, जिसकी हेडिंग है इंट्रीगेशन। तो स्टूडेंट, इंट्रीगेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इंट्रीगेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लें और एक अलग से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे वो कॉपी आपके ईयरली एग्जाम में काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 7। और साथ ही साथ स्टूडेंट, मैं इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक मैथ से रिलेटेड बहुत चर्चित एक मनोरंजक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिस क्वेश्चन को मैं आपसे पूछूंगा भी और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं 7.1 इंटीग्रेशन। चलिए स्टूडेंट, तो अपन स्टार्ट करते हैं समाकलन अध्याय 7 प्रश्नावली 7.1। तो समाकलन स्टार्ट करने से पहले हमें समाकलन के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार समाकलन कहलाता क्या है, समाकलन हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं, समाकलन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। इन सभी की जानकारी होना हमें अति आवश्यक है, ठीक ना। क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि हम जिस विषय को पढ़ते हैं और जिस चैप्टर को पढ़ते हैं उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जब तक उसका अर्थ उसका दैनिक जीवन में उपयोग समझ में नहीं आता है तब तक उसको पढ़ने में अपन को मजा भी नहीं आता है और कोई भी व्यक्ति हो उसमें रुचिकर नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं समाकलन। तो किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। देखिए क्या कहलाता है समाकलन। किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया को हम समाकलन कहते हैं, ठीक है ना। समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना, यानी कई समाकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समाकलन किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो समाकलन कई सारे ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं जिनको जोड़कर या कई सारी आकृतियों को टुकड़ों में ज्ञात करके एक संपूर्ण आकृति के रूप में पलटा जाता है। तो समाकलन का जैसे अपन एक त्रिभुज है यदि, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप शायद सूत्र का उपयोग कर सकते हो। सूत्र कौन सा होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस सूत्र का अपन उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अपन आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी सहायता से अपन आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास एक वक्र है, मान लीजिए ये एक वक्र है, तो इस वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका क्षेत्रफल का सूत्र तो नहीं है, बनाया जा सकता है, लेकिन बनेगा कहाँ से। सबसे पहले इनका क्षेत्रफल बनाने के लिए इसका अपन को आधार की सहायता से इसका आविष्कार करना पड़ेगा। तो क्या है, जैसे ये क्षेत्रफल है तो इस वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने इसको क्या किया, 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। और ये जो अक्ष बने हुए हैं ये अपने निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। इनकी सहायता से ही हम इसके क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस भाग को का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इस भाग का, फिर इस भाग का, फिर इस भाग का। इन सभी भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम इसको आपस में जोड़ देंगे तो इस पूरी आकृति का क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक है ना। तो समाकलन की सहायता से इस वक्र का क्षेत्रफल बड़े आराम से ज्ञात किया जा सकता है। और कई सारी ऐसी आकृतियां होती हैं जिनका हमारे पास क्षेत्रफल का कोई सूत्र ही नहीं होता है, उनका भी क्षेत्रफल इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना, यानी कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर क्या किया जाता है, एक संपूर्ण क्षेत्रफल को ज्ञात किया जाता है। तो देखिए समाकलन का उपयोग गणितज्ञों द्वारा कुछ दिए हुए वक्रों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र के क्षेत्रफलों को प्राप्त करने की व्यापक विधि है। क्या बता रहा है कि गणितज्ञों द्वारा इस क्षेत्रों के क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए क्या किया, उसने एक व्यापक विधि के रूप में प्रदर्शित किया है।
जैसे वक्रों का परिमाप, पृष्ठों के क्षेत्रफल, ठोसों के आयतन, जड़ता गुण और गुरुत्वीय केंद्र आदि आदि हो सकते हैं। ठीक है ना। समाकलन का संकेत अपन इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये संकेत पूर्णतः ये जो साइन बना हुआ है ये इंटीग्रेशन का साइन कहलाता है। ठीक है ना। जिस प्रकार अपन डिफरेंशिएशन का साइन प्रदर्शित करते थे d/dx और दिया गया फलन, इसी प्रकार समाकलन को प्रदर्शित करने के लिए अपन इंटीग्रेशन fx से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और ये यानी किसी फलन का जब अवकलन हो जाए, समाकलन हो जाएगा, तब उसके पीछे अपन क्या लगा देते हैं प्लस सी। तो ये संपूर्ण रूप किसी फलन का क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। यहाँ पे जो f' लिखा है इसको हम समाकल्य कहते हैं, यानी इंटीग्रेंट कहते हैं। ठीक है ना। और जो ये c है ये एक हमारा स्विच निर्देशांक होता है। स्विच निर्देशांक से मतलब है कि जैसे अभी मैंने क्या बताया था शुरू में आपको बताया था समाकलन ज्ञात करना अवकलन का क्या होता है, प्रतिलोम होता है। तो यदि किसी फलन का यदि हमारे पास अवकलन है तो उसका समाकलन ज्ञात करने की जब समाकलन ज्ञात किया जाएगा तो वो अवकलन का पद को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। तो इसके लिए अपन अभी देखिए आपको ये कुछ चीजें थोड़ी बहुत तो समझ में आ रही होंगी, लेकिन जब अपन सवालों का उपयोग करेंगे तो और जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो ये सी समझ में आया, क्या कहलाता है, स्विच स्थिरांक, यानी अपनी इच्छा द्वारा लिया गया कोई भी पद। ठीक है ना। समाकलन के प्रकार, समाकलन निम्नतः दो ही प्रकार के होते हैं, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन से मतलब क्या है, निश्चित समाकलन से मतलब होता है सीमाओं से। यदि किसी फलन की सीमा निश्चित है तो उसे अपन ने निश्चित समाकलन कह दिया, और किसी फलन की सीमाएं निश्चित नहीं है उसे हमने क्या कह दिया, अनिश्चित समाकलन। तो सीमा, ये देखो ये जो इंटीग्रेशन के ऊपर v और a लिखा हुआ है ना, ये दिए गए फलन की क्या है, सीमा है, यानी एक निश्चित क्षेत्र में क्षेत्रफल ज्ञात करना। और यहाँ पर सीमाएं निश्चित नहीं है तो इसका क्षेत्र क्या है, असीमित है। आए समझ में। अब अपन पढ़ते हैं इसके गुणधर्म। तो गुणधर्म में जिस प्रकार अपने अवकलन में पढ़े थे उसी प्रकार आपको कहाँ पढ़ना है, समाकलन में पढ़ना है। देखिए ये कोई फलन है जिसका यदि अपन समाकलन करते हैं तो उसको प्रदर्शित करते हैं fx प्लस का c से। c तो आप समझ ही गए होंगे, c क्या कहलाता है, एक स्विच स्थिरांक कहलाता है। और किसी भी फलन का जब समाकलन ज्ञात किया जाता है तो ये समाकलन करने के बाद पीछे प्लस के रूप में लिख दिया जाता है। और अभी सवाल लगा स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर यदि कोई फलन है और उसके साथ कोई अचर राशि k है, ये अचर राशि, तो अचर राशि का समाकलन नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे, इस राशि को जब ये किसी फलन, अचर राशि किसी फलन के साथ होती है तो इसका समाकलन नहीं होता, ये कहाँ आ जाती है, बाहर निकल आती है, समाकलन के बाहर। तो इसको प्रदर्शित करते हैं k इंटीग्रेशन fx dx। ठीक है। तो अब इस फलन का अपन क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, जो भी मान आएगा अपन उसको इस रूप में लिख देंगे। अब एक गुणधर्म और है, जैसे मान लो दो फलन है अपने पास और दोनों फलनों का अपन को क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो समाकलन ज्ञात करने के लिए इस समाकलन की साइन को इस फलन में भी बांट देते हैं और इस फलन में। कहने का मतलब ये यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, यानी fx dx प्लस का gx dx। तो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। अब इन दोनों का समाकलन करोगे तो ये रूप आपका बन जाएगा। कुछ समझ में आया? तो वैसे थोड़ा बहुत तो आया होगा, ज़्यादा नहीं आया, लेकिन जितना अपन अभ्यास करेंगे तो अपन से बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी बनेगा। तो चलिए अपन चलते हैं प्रश्नावली 7.1। तो 7.1 में दिए गए फलनों का अपन को क्या करना है, समाकलन तो करना है, लेकिन निरीक्षण विधि। तो सबसे पहले ये निरीक्षण विधि क्या कहलाती है, पहली बात तो ये निरीक्षण विधि का मतलब है कि किसी भी फलन का समाकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि ये पद sin 2x लिखा है तो ये sin 2x कहाँ से बना होगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रति अवकलज। तो प्रति अवकलज से मतलब क्या है, अवकलन का प्रतिलोम।
अवकलन का प्रतिलोम ही क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो इसी प्रकार जो ये हमारे पास sin 2x है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, समाकलन। तो सबसे पहले ये sin 2x जो पद है हमारे पास, ये किसी अवकलन की सहायता से ही बना होगा। तो ये किसका अवकलन रहा होगा, तो ये रहा होगा अवकलन किसका, साइन का, कॉस का। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो आपकी बुक में फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो पहले नंबर तो समाकलन या अवकलन ये हैं, तो इनको स्टार्ट करने से पहले आपको इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना होगा। तो देखिए, आपने अध्याय 6 में अवकलन पढ़ा है ना, डिफरेंशिएशन, और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं समाकलन। और ये शायद अवकलन अपन ने कक्षा 11 में भी पढ़े थे, थोड़ी बहुत बेस पढ़ा था इसका। तो इन फॉर्मूलों को आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। जब तक आपसे अवकलन के फॉर्मूले नहीं बनेंगे, अपन से समाकलन नहीं बन पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमको अवकलन सीखना है। अवकलन के जितने सूत्र हैं उन सभी को बहुत अच्छे से याद करना है, और जस्ट उल्टे क्या हो जाते हैं, अपने समाकलन के सूत्र हो जाते हैं। तो इन सभी सूत्रों को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। जैसे ये जो अपना सवाल था, पहला सवाल क्या था, sin 2x। तो ये sin 2x किसका अवकलन रहा, तो देखो ये sin 2x साइन किसका अवकलन होता है, कॉस का। देखो ये लिखा हुआ है, कॉस का अवकलन जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, साइन मिलेगा। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सबसे पहले sin 2x, देखिए क्या करेंगे, हमको sin 2x का समाकलन निकालना है। तो समाकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये निरीक्षण विधि से मतलब हमारा ये क्या है कि हमें देखिए कहलाती क्या है, अभी हमने बताया था। फिर भी देखिए आपके बुक के पेज 311 में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये लिखी है, देखिए पढ़िए। दिए हुए फलन का प्रति अवकलज ज्ञात करने के लिए हम अंतर्ज्ञान से ऐसे फलन की खोज करते हैं जिसका अवकलज दिया हुआ हो। बात समझ में आई। कहने का मतलब है अंतर्ज्ञान से कि हम दिए गए फलन का अवकलज पहले ज्ञात करते हैं जिसका हमको अवकलज ज्ञात हो। तो जैसे साइन है, तो साइन किसका अवकलज होता है, कॉस का। अभी पीछे अपन ने सूत्र पढ़ा था ना, तो उसी चीज को अपन मान लेंगे। तो यहाँ स्टार्ट करने से क्या लिखेंगे d/dx cos 2x। हमने 2x इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे क्या है, sin 2x है। तो cos 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा 2 sin 2x। ये समझ में आया ये कैसे हुआ, ये हुआ अपन ने कक्षा 11 में और अध्याय 6 में अपन ने टी की प्रोसीजर पढ़ी होगी, आपके सर ने आपको बताई होगी। ये उसी की सहायता से ये पद क्या हुआ है, सॉल्व हुआ है। अब ये जो यहाँ sin 2x है ना, तो अपन इन sin 2x का मान निकाल लेंगे। तो मान निकालने के लिए ये दो यहाँ क्या कर रहा है, गुणा, इस साइड जाके क्या करेगा, भाग। तो शायद इसको अपन लिख सकते हैं d/dx माइनस का 1/2 cos 2x इक्वल टू क्या बन गया, sin 2x। तो अपना लो आंसर आ गया, यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए sin 2x का एक प्रति अवकलज क्या है, -1/2 cos 2x होगा। लीजिए आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया, और वो भी कौन सी विधि से, निरीक्षण विधि से। ये थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी सी कठिन से मतलब क्या है, हमको पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि जो समाकलन का पद है ये किस पद के द्वारा अवकलित हुआ है। तो ये sin 2x किसका अवकलन होता है, cos का। तो यहाँ पर cos 2x था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, sin 2x था, इसलिए हमने क्या लिया, cos 2x लिया। आया समझ में। चलिए देखते हैं, फिर भी एक थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत जल्दी आपसे सवाल बनने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं, दूसरा लगाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है cos 3x, तो दूसरा स्टार्ट करते हैं अपन
कॉस 3x। तो कॉस 3x का अपन को समाकलन ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है, लेकिन किससे? निरीक्षण विधि से। निरीक्षण विधि से ज्ञात करने के लिए फिर से आप ये सोचें कि ये कॉस कॉस किसका अवकलन होता है? तो कॉस अवकलन होता है साइन का। कैसे? शायद अपन ने सूत्र पढ़ा था, देखिए पीछे हमने सूत्र बताए थे आपको, d/dx। तो साइन का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स से होता है, ठीक है। तो साइन का अवकलन तो कॉस है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? 3x है। तो हमको ये पूरा पद चाहिए पड़ेगा। तो ये पद प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ क्या ले लें? साइन x के स्थान पे 3x। तो इस सवाल को अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको याद करने के लिए मैंने बताया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि d/dx साइन 3x का अवकलन क्या होता है? cos 3x होगा। लेकिन कैसे? देखिए चलिए इस सूत्र से लगाते हैं। देखिए हमारे पास साइन का अवकलन क्या है? cos। तो यहाँ पर अपन 3x का तो नहीं है, तो यहाँ एक टी की प्रोसीजर लगता ही है जो आपने अध्याय 6 में सीखी हुई है। तो साइन का अवकलन पहले अपन कर देंगे। तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा? cos 3x हो जाएगा। लेकिन शायद यहाँ पर x है, तो अपने पास जो 3x है इसका अवकलन क्या रह जाएगा? शेष। ये सीखी है आपने अध्याय 6 में बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर क्या करेंगे? cos 3x का तो अवकलन होना नहीं है, अब किसका अवकलन होना है? 3x का। तो यहाँ 3 का अवकलन होगा नहीं क्योंकि ये अचर पद है, और x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो ये 3 क्या हो जाएगा? आगे, यानी साइन 3x का अवकलन क्या हो गया? 3 cos 3x हो गया, ठीक है ना। अब cos 3x वाला पद निकालना है। जैसे ये cos 3x है तो यहाँ पर पद निकालेंगे, क्या करेंगे? ये यहाँ गुणा कर रहा है, सड़ जाके क्या कर देगा? भाग। तो इसको लिख सकते हैं d/dx 1/3 साइन 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 3x। तो लीजिए जो ये मान बना, यही क्या है? cos 3x का प्रति अवकलज है, लेकिन कौन सी विधि से? निरीक्षण विधि से। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए cos 3x का एक प्रति अवकलज क्या होगा? 1/3 साइन 3x होगा। आए समझ में? अब थोड़ा तो आ गया होगा समझ में, है ना। एक क्वेश्चन में थोड़ा बेस समझने में टाइम लगता है, बाकी यदि आपसे बेस बनने लगेगा, आपसे सवाल बहुत अच्छे से बनने लगेंगे, ठीक है ना। तो सवालों के बेस हमेशा सीखे जाते हैं। सवालों के यदि बेस आपसे बनेंगे, यानी सवाल सॉल्व करने का, किसी एक सवाल का यदि अपन आधार बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, तो फिर सवाल के कई सारे रूप यदि आपको दे दिए जाएं, तो यदि आपसे बेस बनता है तो आपसे सवाल बड़े आराम से बन जाते हैं। तो देखिए निरीक्षण विधि में थोड़ा बहुत शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अपन एक सवाल और सॉल्व करते हैं। क्या है? e⁻²x का। तो यहाँ तीसरा नंबर सवाल क्या है आपके पास? e⁻²x का अपन को क्या करना है? समाकलन ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि द्वारा? निरीक्षण विधि द्वारा। देखिए मैं इसको सिंपल विधि से नहीं बता रहा हूँ, ये अपनी निरीक्षण विधि चल रही है ना। तो सॉल्व क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला। पहले नंबर तो e⁻²x जो लिखा है, तो हमारे पास शायद एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? e⁻x का अवकलन है। तो e⁻x का अवकलन क्या होता है? e⁻x ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 2x है, तो 2x हमारे पास क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे कौन सी विधि का उपयोग करनी पड़ेगी हमें? यहाँ पर टी की प्रोसीजर वाली विधि का उपयोग करेंगे। तो जैसे लिख देंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? d/dx e⁻²x। देखो 2x वाला पद इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए? 2x ही चाहिए। तो e⁻x का अवकलन क्या होता है? e⁻x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
ई की पावर एक्स, लेकिन ये 2x है ना, तो ये तो हमारे सूत्र में था नहीं, तो ये काय में चला जाएगा, टी की प्रोसीजर में। तो इसको यानी अवकलन क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x। तो 2x का अवकलन क्या रह गया, शेष। अब 2 का अवकलन होगा नहीं, और x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन क्या, 2 e की पावर 2x। अब ये 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा, इस साइड जाके क्या करेगा, भाग। तो इसको लिख देंगे d/dx 1/2 e की पावर 2x इक्वल टू क्या बन जाएगा, e की पावर 2x। तो लो आपका इसका प्रति अवकलज यानी समाकलन का आंसर आ गया। निरीक्षण विधि द्वारा क्या लिख देंगे, e की पावर 2x का एक प्रति अवकलज क्या होगा, 1/2 e की पावर 2x होगा। आया समझ में। अब जैसे एक और है आपके पास, ये है ax प्लस का b का होल स्क्वायर। तो फिर से अपन क्या करेंगे, इसको निरीक्षण विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए आप फिर से इसको सोचो कि जो ये ax प्लस का b की पावर 2 लिखी है, ये किसका अवकलन रहा होगा। पहले तो हमको ये सोचना पड़ेगा, है ना। तो शायद हमने एक सूत्र पढ़ा है, d/dx x की पावर n का, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये उसी पद में जाने वाला है, ax प्लस का b, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो शायद ये t की प्रोसीजर में जाएगा। और सूत्र कौन सा उपयोग होगा, x की पावर n का। तो x की पावर n का अवकलन का सूत्र क्या होता है, n x की पावर n-1। इस सूत्र का अपन उपयोग करेंगे। तो देखिए कैसे, पहले नंबर तो हमको मानना पड़ेगा, हम जानते हैं कि क्या जानेंगे कि जो ax प्लस b का होल स्क्वायर लिखा है, तो ये स्क्वायर कैसे बना होगा, जब एक अधिक पद होगा तब तो यहाँ स्क्वायर आएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर आप क्या लेने वाले हो, q लेने वाले हो। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ax प्लस का b का होल क्यू। अब इसका अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने में हमें ये पद प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, d/dx। अब देखिए ये t की प्रोसीजर में जाने वाला है, क्यों, क्योंकि अपन ने ax प्लस b की पावर q का फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है, x की पावर n का। तो यहाँ पे इस x के स्थान पे ये पूरा का पूरा पद काय में चला जाएगा, t में। यानी इसको लिख सकते हैं, पहले नंबर देखो x की पावर n, तो इस पद को ध्यान ना देते हुए मान लिया ये x है, तो ये पद के अनुसार क्या हो जाएगा, 3ax प्लस b की पावर 3-1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये इस सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3ax प्लस का b होल स्क्वायर, ये पद तो मिल गया। लेकिन t की प्रोसीजर ये कहती है कि इसका अवकलन अभी क्या हो गया, शेष रह गया। तो इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो t की प्रोसीजर में क्या करते हैं, इस पद को हम अवकलन के रूप में पीछे लिखते चलते हैं और प्रत्येक पद का अवकलन करते जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ax प्लस का b का अवकलन क्या रह गया, शेष। तो देखो ये इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस। तो ये एक बार इस पद का अवकलन करेगा और इस पद का अवकलन करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ax। तो ax का अवकलन क्या होगा, a प्लस b। b अभी कौन से पद का काम कर रहा है, अचर पद का। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ लिख सकते हैं 3ax प्लस का b का होल स्क्वायर। तो देखो आपको ये पद मिल गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3a ज़्यादा है, तो अब इसको हम कहाँ कर देंगे, पक्षांतरित कर देंगे, यानी इसको यहाँ पे भेज देंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, d/dx 1/3a ax प्लस b का होल क्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, ax प्लस का b का होल स्क्वायर। तो लीजिए आपका अवकलन हो गया, यानी क्या मिल गया, ax प्लस b का होल स्क्वायर का एक प्रति अवकलज क्या हो गया, 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब होगा। आया स्टूडेंट समझ में, थोड़ा बहुत तो आ गया होगा। अब तो शायद ये चौथा सवाल था, शायद अब तो थोड़ी बहुत विधि समझ में आपको आ गई होगी।
तो आगे बढ़ते हैं अपन। अपने पास एक सवाल और है, 5वां नंबर, साइन 2x माइनस का 4 e की पावर 3x। तो यहाँ पर देखो अपने पास निरीक्षण विधि से सॉल्व करना है और कितने पद हैं, 2 पद। तो एक बार इसका पहले हम निरीक्षण विधि द्वारा सॉल्व कर लेंगे और इस पद को सॉल्व कर लेंगे और दोनों पदों को एक साथ मिला के लिख देंगे तो आपका पूरा आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे। तो सवाल क्या था आपका 5वां नंबर, साइन 2x माइनस का 4 e की पावर 3x का समाकलन ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से, निरीक्षण विधि से। तो निरीक्षण विधि से ज्ञात करने के लिए इसको थोड़ा सा हम इस प्रकार लिख सकते हैं। पहले नंबर तो देखो हमने आपको एक सूत्र बताया था, गुणधर्म पढ़ा था कि 2 फलन है और दोनों का समाकलन करना है। तो पहले नंबर तो इसको दोनों में हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। कहने का मतलब क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा साइन 2x dx माइनस का, देखो यहाँ पे अचर पद है तो यहाँ क्या लिखेंगे, k e की पावर 3x dx। इसको नाम देते थे अपन समीकरण 1। तो यहाँ पर देखो फिर से अपन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस प्रकार हमने पहला दूसरा सॉल्व किया था। तो यहाँ पर इस पद को लेते हैं। तो इस पद का हमको समाकलन ज्ञात करना है, वो भी निरीक्षण विधि द्वारा। तो क्या करेंगे, इसका ये देखो फिर से वही सवाल आ गया। तो साइन 2x, तो साइन किसका अवकलन रहा होगा, कॉस का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉस 2x लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइन 2x है। तो इस कॉस 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन 2x। आया समझ में। अब ये 2 गुणा कर रहा है, साइड भेज दो। तो क्या लिख देंगे, d/dx 1/2 माइनस का कॉस 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 2x। ठीक है ना। इसको एक नाम दे दो, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ क्या लिख दें, एवं d/dx, यहाँ पर क्या था हमारे पास, e की पावर 3x। तो e की पावर 3x ही पद मान ले। क्यों, क्योंकि e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, d/dx e की पावर 3x। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 3 e की पावर 3x। आए ना बच्चों समझ में। अब ये 3 जो यहाँ गुणा कर रहा है, इस साइड जाके क्या कर देगा, भाग। तो इसको अपन लिख देंगे d/dx 1/3 e की पावर 3x इक्वल टू e की पावर 3x। इसको नाम दे दो समीकरण 3। नीचे तो आपका इसका समाकलन क्या हो गया, ये पद, और इसका समाकलन क्या हो गया, ये पद। तो इन दोनों का मान उठा के समीकरण 1 में लगा दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे। देखिए भाषा, आप सवाल के साथ साथ आपसे भाषा लिखने भी आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बोर्ड पेपर में जब कॉपियाँ चेक होती हैं तो आप सवाल बस लगाएंगे ना, तो सवाल बस लगाने में पूरा नंबर नहीं मिलता है। थोड़ी बहुत यदि अपन उसमें भाषा उसको एक्सप्लेन कर दें सवाल को, तो बहुत अच्छा रहता है और उसमें नंबर भी पूरे के पूरे मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान रखने पर, तो मान रखोगे क्या हो जाएगा, आपका मान बन जाएगा साइन 2x 4 e की पावर 3x dx। क्या लिख देंगे अपन, ये मान लगा दीजिए। तो मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 cos 2x, फिर माइनस का क्या है, 4 है ना, तो माइनस का 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 e की पावर 3x। लीजिए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में। अब थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना स्टूडेंट। चलिए अब जो सवाल आने वाले हैं, ये वैसे सवाल आपकी वार्षिक परीक्षा में नहीं आते हैं, है ना, वार्षिक, लेकिन फिर भी किताब में है तो सीखना तो पड़ेगा ना। तो इन सवालों को आप लोग सीख लीजिए। बाकी जो वार्षिक परीक्षा में आते हैं वो सवाल ये रहे आपके, यहाँ से एक सवाल आपकी वार्षिक परीक्षा में आ जाएगा। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या है,
कुछ नहीं, सूत्रों का उपयोग ही करना है और गुणधर्मों का उपयोग करना है। ये बहुत सरल सवाल होते हैं। तो इन सवालों के लिए आप क्या करोगे, सूत्रों का ही उपयोग करेंगे। तो जैसे आपका 6वां सवाल है 4e⁻3x प्लस का 1 dx का समाकलन ज्ञात करना है। तो समाकलन ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल विधि का ही उपयोग करेंगे। देखिए, वैसे विधिवत सवाल में नहीं बता पाऊंगा, ये क्या है, लिख नहीं पाऊंगा। बताता तो हूँ मैं आपको, लेकिन क्या विधिवत लिखने पर आपकी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए टाइम शॉर्ट करने के लिए मैं अभी रफ जैसा लिख रहा हूँ। आप जब फेयर कॉपी बनाओगे ना तो उसको थोड़ा विधिवत लिख लेना, है ना। तो जैसे ये रहा 4e⁻3x प्लस का 1 dx, तो इन दोनों पदों का समाकलन करने के लिए समाकलन का साइन पहले तो इस पर आ जाएगा और इस पर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4e⁻3x dx प्लस का 1 dx, ठीक है ना। समाकलन में तो अचर पद का समाकलन होता है, अचर पद वनवश का, तो समाकलन क्या हो जाता है, दिया गया फलन हो जाता है। तो किसके सापेक्ष अपन समाकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पर लिख दिया जाएगा क्या, x, ठीक है ना। और प्लस सी जोड़ते जाते हैं। अब देखो जैसे ये पद है तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको आप याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ये रहा आपका, तो e⁻3x का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ क्या करते हैं, टी की प्रोसीजर लेकर चलते हैं। देखिए, आपको इस सवाल में मैं टी की प्रोसीजर बता ही देता हूँ, है ना। एक सवाल में आपको टी का मान, तो इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, दिए गए समाकलन में जब किसी पद को टी मानते हैं तो उसका अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे कि माना 3x बराबर मान लिया t, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है ना। समाकलन में जिस पद को अपन टी मानते हैं उसका हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पे अवकलन करोगे तो अवकलन दोनों साइड का होगा। तो यहाँ का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ का अवकलन हो जाएगा 3 और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dt अपन dx। तो ये dx यहाँ पे भाग कर रहा है, यहाँ जाके क्या कर देगा, गुणा। तो यहाँ हो जाएगा dx। अब जो ये 3 बचेगा, 3 इस साइड में 2, तो dt अपन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये जो मान अपन ने 3x के स्थान पे क्या माना है, t, तो यहाँ पर 3x के स्थान पे लगा देंगे t, और जो ये dx है ना, तो dx के स्थान पे क्या लगा दोगे आप, ये मान लगा दोगे। तो लगा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4e⁻t इंटू dt अपन क्या हो जाएगा, 3 प्लस का 1 dx। देखिए, अब यहाँ पे ये 3 है ना, अचर पद है, तो अचर पद का निकल जाएगा बाहर। तो क्या लिख देंगे, 4/3। e⁻t का समाकलन करना है, तो e⁻t का समाकलन क्या हो जाएगा, e⁻t ही रहेगा। अभी मैंने सूत्र बताया था ना, सूत्र आपको याद करना बहुत जरूरी है ना। और जो ये 1 है, तो 1 का समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस का क्या हो जाएगा, c। इस t का मान वापस लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे समाकलन हो चुका है। तो यहाँ पर t का जब मान वापस करोगे तो t का मान आपने क्या माना था, 3x माना था। तो यहाँ 3x वापस लिख दीजिए। तो 4 3e⁻3x प्लस का x प्लस का c। आया समझ में। तो थोड़ा बहुत तो समझ में आने ही लगा होगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, 7वां नंबर। वैसे इसको इतना बड़ा ना लगाना हो तो इसको देखिए मैं एक छोटे तरीके से और बता दूं। चलिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए एक इसको सेकंड मेथड बता देता हूं, देखिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, लिखने का तरीका तो आपसे बनने लगा होगा।
देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, e की पावर 3x लिखी है ना, तो यहाँ पर एक सूत्र याद रखना, सूत्र क्या याद रखना, सूत्र मैं लिख देता हूँ, आप इसको अच्छे से कॉपी में कहीं नोट कर लेना ना। e की पावर ax यानी e की पावर जब अचर पद और चर पद हो तो क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं e की पावर ax अपन क्या लिख देंगे a। तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन लीजिए, इस सूत्र की सहायता से आपके लिए सरल हो गया है। क्या लिखोगे आप इसके स्थान पे लिखोगे 4 e की पावर 3x अपन क्या लिख देंगे 3 प्लस का इसके स्थान पे क्या आ जाएगा x प्लस का c। लो ये 2 लाइन में सवाल हो गया। तो आपको देखिए सूत्रों को याद करना पड़ेगा, यदि सूत्र याद हो जाएगा तो डायरेक्ट इस सूत्र की सहायता से कर दो, सूत्र याद नहीं होता है तो ये टी की प्रोसीजर आप लगा सकते हो, ये लिखने में थोड़ा सा लंबा है और ये 2 लाइन का सवाल है, जो आपको अच्छा लगे वो आप सीख सकते हैं ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, देखिए 7वां नंबर सवाल अपन को सॉल्व करना है। तो 7वें नंबर का समाकलन करने के लिए आप क्या करोगे, तो पहले समाकलन करने से पहले पदों को ध्यान से देखो। यहाँ पे शायद एक्स स्क्वायर लिखा है, इस दूसरे पद में भी क्या लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इस एक्स स्क्वायर को पहले तो अंदर ले जाओ। आप अंदर ले जाओगे तो शायद ये पद थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा dx। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 क्या लिख देंगे dx। अब देखो 2 फलनों का समाकलन करना है ना, तो इस समाकलन के साइन को बांट दो। तो क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर dx माइनस का 1 dx। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा पहले नंबर, तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला शायद अपन ने पढ़ा हुआ है। ये किस फॉर्मूले की सहायता से होगा, ये होगा इस सूत्र की सहायता से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स की पावर n dx का फॉर्मूला। तो क्या होता है एक्स की पावर n का फॉर्मूला लिखा जाता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस का 1 प्लस क्या लिख देते हैं c लिख देते हैं, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगी 2 प्लस 1 माइनस का इस x 1 का समाकलन क्या होगा, 1 का समाकलन होता है दिया गया फलन, तो 1 का समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है x के सापेक्ष। तो यहाँ क्या लिख देंगे x प्लस का c सब में लगाते जाना है ना। c क्या है हमारा स्वेच्छ अचर पद है। क्या लिख जाएगा यहाँ पे x की पावर 3 अपान 3 माइनस का x प्लस का c। लीजिए ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आया समझ में थोड़ा सा, इसे आप नोट कर सकते हैं, नोट यदि करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आपका अगला सवाल है a एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स डी एक्स का समाकलन करना है। तो क्या हो जाएगा 8वां नंबर, a एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी डी एक्स, ठीक है ना। इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो समाकलन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कितने पद हैं हमारे पास, 3 पद हैं। तो समाकलन को क्या करेंगे, इन तीनों पद में अलग अलग बांट देंगे। तो पहले नंबर इसी प्रकार बांट दो। और यहाँ पे जो अचर पद है, अचर पद का देखो चर पद के साथ है तो इसका समाकलन होगा ना, ये कहाँ लिख देंगे अपन बाहर। यानी कहने का मतलब क्या लिखेंगे, a एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस का सी 1 डी एक्स। आया समझ में। अब फिर से सॉल्व कर दूं तो यहाँ एक्स स्क्वायर के स्थान पे कौन से सूत्र का उपयोग होगा, इस वाले सूत्र का। ये सूत्र याद कर लेना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a एक्स की पावर q अपन क्या हो जाएगा q प्लस b। तो
तो यहाँ 1 है, इसकी पावर क्या है 1, तो 1 के अनुसार क्या लिखा जाएगा 2 अपन क्या हो जाएगा 2 प्लस का c इंटू, देखो 1 है तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x प्लस का, देखो अब ये तीनों पदों का अपन ने समाकलन तो कर लिया, अब शेष अचर राशि लेनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है c है, स्मॉल c है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन कैपिटल c लिख सकते हैं, या कैपिटल c नहीं लिखना है तो कोई अन्य संकेत देते हैं c डैश, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला 9वां नंबर। तो 9वां नंबर क्या है, 9वां नंबर सवाल था हमारे पास 2x² प्लस का e की पावर x dx। तो देखिए सवाल बहुत सरल है, आपसे बहुत जल्दी बन जाएंगे, वो अच्छे से बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, समाकलन को पहले दोनों पदों में बांटना है। तो यहाँ पर पहले समाकलन दे दो तो क्या हो जाएगा 2x² dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर x dx। तो यहाँ पर x², तो x² का समाकलन क्या हो जाएगा 2x की पावर q अपन क्या हो गया q प्लस e की पावर x, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, सॉरी अवकलन नहीं समाकलन, तो e की पावर x का समाकलन क्या होता है e की पावर x ही होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस का c। देखिए ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। क्या है e की पावर x का समाकलन अपना क्या होता है e की पावर x ही होता है, और अवकलन भी क्या होता है e की पावर x ही होता है। तो देखिए समाकलन अवकलन बिना सूत्रों के नहीं लगाए जा सकते हैं, तो ये सूत्र आपको बहुत याद करने ही पड़ेंगे और अच्छे से कंठस्थ करने पड़ेंगे। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल आपका है 10वां नंबर। तो 10वां नंबर देखिए, ये 10वें नंबर सवाल में हमारे पास क्या है √x माइनस का 1/√x का होल स्क्वायर। तो शायद यहाँ पर सबसे पहले आपके दिमाग में एक सूत्र आ गया होगा। सूत्र कौन सा आ गया होगा आपके दिमाग में? सूत्र आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, है ना, आ गया होगा ना। क्यों? क्योंकि ये पद कुछ उसी प्रकार का लिखा हुआ है। तो इस सूत्र को अपन क्या लिखते हैं a² माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, इस पद का समाकलन करने से पहले हम इस सूत्र के उपयोग करेंगे, है ना। तो सूत्र का उपयोग कीजिए। आप क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर माइनस का 2 √x इंटू 1/√x प्लस क्या हो जाएगा 1/√x का होल स्क्वायर, और बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। बड़ा कोष्टक इसलिए लगाना है क्योंकि ये क्या है अभी समाकलन का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब इस पद को सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा √x का क्या है स्क्वायर, तो यानी √x का 2 बार जब गुणा होगा तो क्या बनेगा x ही बनेगा, माइनस ये रूट से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। इसी प्रकार यहाँ पर 1/√x का होल स्क्वायर चढ़ा है तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और बाहर क्या लिखा हुआ है dx। अब हमारे पास 3 पद हैं। इस समाकलन के साइन को हम तीनों पदों में क्रम से बांट देंगे। तो क्या लिखेंगे इसको लिख सकते हैं x dx माइनस का 2 1 dx प्लस का लिख देंगे 1/x dx, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए फॉर्मूले का उपयोग होने वाला है। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? यहाँ फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का। तो यहाँ पर x का समाकलन क्या हो जाएगा x² 2 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर देखो अचर पद था तो अचर पद तो हमने बाहर ले लिया 2, लेकिन एक बचा गुणांक,
ये गुणांक बचा। तो गुणांक एक का समाकलन क्या होता है, दिया गया फलन होता है। तो यहाँ पर किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं अपन, dx यानी x के सापेक्ष। तो यहाँ पर एक का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना, यानी इसको लिख देंगे 2x प्लस का 1/x। तो 1/x का समाकलन का होता है log x, ये सूत्र होता है। 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, प्लस का क्या हो जाएगा c। लीजिए ये आपका आंसर हो गया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे थोड़ी बहुत तो अब आप लोगों को समझ में आने लगी होंगी, है ना। एक नज़र देख लीजिए। अब चलते हैं अपन 11वें सवाल की ओर। देखिए 11वां सवाल लिखा हुआ है x³ प्लस का 5x² माइनस का 4 अपान क्या लिखा हुआ है, x² dx। तो यहाँ पर ये फलन में पहले नंबर तो x² क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। तो शायद इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करें अपन, यहाँ लिख सकते हैं x³ प्लस का 5x² माइनस का 4 अपान क्या था, अपान था x² dx। ठीक है ना, जैसे दिख तो रहा होगा आप लोगों को, है ना। देखिए x² का पहले इसमें भाग करेंगे तो x² वाला जो ये फलन है ऊपर जब जाएगा तो घात कैसी हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो क्या लिख सकते हैं इसको या ऊपर नहीं ले जाना है तो पहले काम करते हैं, सभी के नीचे अलग अलग बांट देते हैं। तो ये पद शायद थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, x³ अपान x² प्लस का 5x² अपान x² माइनस का 4 अपान x², और बाहर क्या लिखता है, dx। ठीक है, अब देखिए x² नीचे है, ऊपर कितनी है 3, तो स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1x बचेगा, प्लस x² कैंसिल हुआ, क्या बचा अपने पास 5, माइनस का ये तो पद काटेगा नहीं, लेकिन हम इस पद को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो क्या लिख देंगे x² 4 x की पावर माइनस 2x, क्या लिख देंगे dx। अब इस समाकलन के साइन को प्रत्येक पद में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, समाकलन इंटीग्रेशन x dx प्लस का 5 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस का 4 x की पावर माइनस 2 dx। तो प्रत्येक पद का समाकलन करते हैं। इसका समाकलन तो याद हो गया होगा, x की पावर क्या है, 1 है, जब कुछ नहीं होती तो क्या मानते 1। तो क्या लिख सकते हैं, x² अपान 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का समाकलन क्या होता है x, यानी क्या लिख सकते हैं 5x माइनस का 4। अब यहाँ पर x की पावर माइनस 2 है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो सूत्र सोचना पड़ेगा लगना क्या है। तो सूत्र शायद आपको दिमाग में आ गया होगा, x की पावर n का। तो x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस का 1 अपान क्या लिखते हैं n प्लस 1। बस इसी क्रम में आपको इस पद को लिख देना है। तो क्या लिख देंगे, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1, प्लस क्या लिख दें c। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² अपान 2 प्लस का 5x माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, तो x की पावर क्या हो जाएगी माइनस 1 अपान क्या हो जाएगी माइनस 1 प्लस का c। बस ये जो पद माइनस का नीचे रह गया है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर आ गया। यानी इसको लिख सकते हैं x² अपान 2 प्लस का 5x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी ये साइन यहाँ पे आ गया तो प्लस हो जाएगा 4। ये x की पावर क्या है माइनस 1 है, तो इसको प्लस में पलटाना है। प्लस में पलटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 अपान x, प्लस का क्या हो गया c। ये आपका आंसर आया कुछ समझ में। चलिए स्टूडेंट, तो अब आपको कौन सा सवाल लगाना है, 13वां नंबर। सवाल को देख लें आप लोग।
सॉरी, वैसे ये अपना सवाल हुआ था 11वां नंबर है ना, अपन को लगाना था 12वां नंबर सवाल। कोई दिक्कत नहीं, चलिए 13वां लगा लेते हैं, फिर इसके बाद अपन 12वां लगा लेंगे। ठीक है, लिख के आए तो चलिए इसी को लगाते हैं पहले। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिए गए फलनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फलनों को सॉल्व करने के लिए क्या करें, शायद हमको ऊपर वाले इस फलन में नीचे वाला पद दिखता है क्या, अपन ने गुणनखंड विधि पढ़ी है, शायद यहाँ से एक गुणनखंड करेंगे तो ये पद मिल जाएगा। देखिए कैसे, x की पावर क्यू है, एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों से कॉमन क्या लिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है। तो यहाँ क्या निकाल लें, एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 1। यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही तो शायद हम +1 मान लें, क्या बचेगा, x माइनस 1। नीचे क्या है हमारे पास, x माइनस 1। अब दोनों पदों में कॉमन क्या दिखने लगा, x माइनस 1, तो x माइनस 1 हम कॉमन लेंगे, क्या लिख देंगे, x माइनस 1, अंदर से इस रह जाएगा एक्स स्क्वायर, ये रह जाएगा प्लस का 1 अपान क्या हो गया, x माइनस 1 dx। तो यहाँ देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या बचा, dx। अब इस समाकलन को इन दोनों पदों में बांट दें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर dx प्लस का 1 dx। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा एक्स की पावर क्यू अपान क्यू, और 1 का समाकलन क्या होगा, 1 का समाकलन हो जाएगा 1। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस का c। देखिए अब तो पदों के सूत्र भी याद हो गए होंगे आप लोगों को, है ना। तो इन सूत्रों को आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी याद कर लें तो सवालों को लगाने में क्या होती है, आसानी होती है। नहीं तो आप वार्षिक परीक्षा में यदि सवालों को लगाओगे तो सूत्रों को यदि थोड़ी बहुत डाउट हुए तो आप लोग जल्दी से सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो सूत्रों का कंठस्थ होना बहुत जरूरी है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं 12वां नंबर। तो 12वां नंबर सवाल आपका क्या है, देख लीजिए इस सवाल को। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, x³ प्लस का 3x प्लस का 4 अपान क्या लिखा हुआ है, √x। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम क्या करें, इस रूट वाले पद को शायद घातांक के पद में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं √x बराबर परमेय घातांक, x की पावर क्या लिख दें, 1/2, है ना। इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x³ 3x प्लस का 4। ये पद अभी रूट का था, नीचे था, और इसको हमने कैसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। तो जब ये पद नीचे से ऊपर अंश में जाएगा तो घात कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी इंटू -1 अपान क्या लिख दें, 2x। आया समझ में ना। अब इस x की पावर -1/2 का इस पूरे पद में क्या कर दें, गुणा कर दें। तो जब आधार समान होते हैं, देखिए x x का जब गुणा होगा तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो लिख सकते हैं इसको x की पावर 3 -1/2 प्लस का 3x की पावर 1 -1/2 प्लस का क्या हो जाएगा 4x की पावर -1/2 dx। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब घातें जुड़ेंगी, घातें तो जुड़ती हैं लेकिन इसके पास क्या था, माइनस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये सॉल्व करते तो आपसे बहुत बन ही जाएगा। तो इसको लिख देंगे क्या, 3 दूनी 6 और 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो 5/2 प्लस का 3x, यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 - 1, तो क्या लिख देंगे 1/2 प्लस का 4x की पावर -1/2 dx। अब इसका प्रत्येक पदों में हम क्या कर दें, गुणा, इस समाकलन को प्रत्येक पदों में बांट दो। तो बांटते समय क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 dx प्लस का 3
एक्स की पावर 1/2 dx प्लस का क्या हो जाएगा 4 एक्स की पावर -1/2 dx। अब इसको क्या लिखोगे, इसको शायद एक्स की पावर n के रूप में ही लिखेंगे। सूत्र याद है ना, एक्स की पावर n वाला सूत्र क्या था अपने पास? सूत्र एक्स की पावर n का सूत्र था एक्स की पावर n+1/n+1। तो इसी पद के रूप में प्रत्येक पदों को क्या करेंगे, लिखेंगे। ये आपका क्या है, सूत्र है, सवाल नहीं है, ये सवाल का पद नहीं है, ये क्या है, सूत्र। तो इस सूत्र का उपयोग इन पदों में हम क्या करेंगे, करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5/2 + 1, यहाँ पर भी क्या लिख दें 5/2 + 1 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 क्या लिख दें 4 एक्स की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1। अब प्रत्येक पदों को सॉल्व करो। तो प्रत्येक पदों को जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, प्रत्येक पदों को सॉल्व करने के बाद लिखा जाएगा, देखिए डायरेक्ट करता हूँ लघुत्तम में ना, क्या है 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2 × 1 = 2, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, 7/2। तो x की पावर लिख दी 7/2, यहाँ 7/2 नीचे आ जाएगा, प्लस का 3 क्या लिख देंगे 2 का यहाँ गुणा हुआ तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3/2 इसी प्रकार नीचे हो जाएगा 3/2 प्लस का 4 2 का यहाँ गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा 2, लेकिन 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/2, नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं प्लस का c। अब नीचे भिन्न है तो भिन्न क्या कर रही है, ऊपर वाले पद से भाग, तो भिन्न पलट कर क्या करेंगे गुणा। तो इसको लिख सकते हैं 2/7 x की पावर क्या हो जाएगी 7/2 3 2/3 x की पावर क्या हो जाएगी 3/2 4 2/1 x की पावर 1/2 प्लस का c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस का, देखो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो 2 x की पावर 3/2 प्लस का 4 दूनी 8 x की पावर क्या हो गई 1/2 प्लस का c। आपको शायद सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, अब अपन लगाते हैं 14वां नंबर। तो 14वां नंबर सवाल और 15वां सवाल दोनों सवाल एक जैसे ही हैं, तो दोनों में से कोई एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको बता देता हूँ 14वां, जैसे अपन ये सवाल सॉल्व करेंगे उसी क्रम में अपन को ये भी सवाल सॉल्व करना है। इन दोनों जैसे सवाल, ये दोनों सवाल कैसे हैं 12वें नंबर जैसे ही हैं। तो ठीक है ना, अपन स्टार्ट करते हैं 14वां सवाल। तो 14वां नंबर का सवाल अपने पास है 1 माइनस का x √x क्या लिख दें dx। तो सबसे पहले इसके पास क्या है √x है, तो √x को अपन काय में डाल दें घातांक में लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का x की पावर 1/2 dx। ठीक है ना। अब इस पद का इन दोनों पदों में क्या करते हैं गुणा कर दें, तो क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2 माइनस, यहाँ पे गुणा होगा तो देखो आधार समान है तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, यानी इसको लिख सकते हैं x की पावर 1 प्लस का 1/2 क्या लिख दें dx। यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 dx माइनस का, देखो घातें जब जुड़ती हैं तो जुड़ेंगे में क्या हो जाएगा 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ लिख सकते हैं x की पावर 3/2 dx। अब किस सूत्र का उपयोग होगा, अब सूत्र लग जाएगा इन दोनों में x की पावर n वाला, ये सूत्र लगाएंगे। तो इस सूत्र का उपयोग करने के लिए क्या करोगे, लिख सकते हैं इसको x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं x की पावर 3/2 + 1 3/2 + 1 प्लस का क्या लिख देंगे c। अब
इनको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 और 1 क्या हो गया 3, तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे तो 3/2। इसी प्रकार 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3/2 माइनस का इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 प्लस का क्या हो गया सी। बस नीचे की भिन्नों को पलटा दीजिए। तो जब पलटाओगे तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस का क्या हो जाएगा 2/5। एक्स की पावर कितनी हो गई 5/2 प्लस का सी। ये आपका आंसर। तो सवाल समझ में आ गया होगा। अब जो ये 14वां नंबर सवाल है, इसी तरीके से आपको कौन सा सवाल कर लेना है, 15वां नंबर कर लेना है ना। तो प्रैक्टिस करिए, इसी सवाल को देख देख के प्रैक्टिस करिए, आपसे सवाल बन जाएगा। क्योंकि आप लोग वैसे भी होशियार ही हैं। क्यों होशियार हैं? क्योंकि आपने सब्जेक्ट ही ऐसा चुना हुआ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16वां सवाल, 17वां सवाल और आपका 18वां सवाल। इन तीनों सवालों में से कोई एक सवाल देख लें तो मैं आपको ये बता देता हूँ। 17वां सवाल है ना, सवाल सब एक ही हैं। अब सवाल आपने इतने सारे लगा लिए, आपसे बड़े आराम से बन जाएंगे। बस सवालों को थोड़ा ध्यान से बस देखना है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं 17वां। देखिए देखिए क्या करेंगे, समाकलन करने से पहले आपके पास 3 पद है ना, तो तीनों पदों में समाकलन के चिन्ह को बांट देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2x² dx माइनस का 3 sin x प्लस का क्या लिख दें 5√x dx। ठीक है। तो यहाँ पर x² का अवकलन क्या होगा, x² का अवकलन समाकलन हो जाएगा x की पावर q/q माइनस का साइन आ गया ना। तो साइन का समाकलन तो आपको याद होगा, साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस का cos x, ठीक है, प्लस का 5। तो यहाँ पर देखो √x है ना, तो √x का समाकलन करने से पहले इसको घात में डालना पड़ेगा। तो 1/2 यानी इसको लिख सकते हैं 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस का क्या लिख दें c। ये तो समझ में आ गया होगा ना। इस रूट है तो रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 यानी इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 के रूप में। अब इसका समाकलन ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 x की पावर q, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस का क्या लिख सकते हैं 5। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1 3 यानी 3/2। नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 प्लस का c। अब ये नीचे की भिन्न क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तो जब पलटेगी तो क्या लिख सकते हैं 2/3 x³ प्लस का 3 cos x प्लस का लिख सकते हैं, ऊपर गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी 10/3 x की पावर क्या हो जाएगी 3/2 प्लस का c। तो समझ में आया स्टूडेंट। इसी प्रकार ये जो 17वां सवाल मैंने आपको बताया ना, तो ये 17वें सवाल को आपकी 17वें सवाल की सहायता से आपको कौन सा सवाल कर लेना है 16वें नंबर का सवाल सॉल्व कर लेना है ना। तो चलते हैं 18वें नंबर सवाल की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए क्या लिखा हुआ है sec x प्लस का 10x dx। तो इसका समाकलन करने से पहले अपन क्या करेंगे, इस sec x का अंदर गुणा कर दें। क्यों? क्योंकि sec का अंदर गुणा हो जाएगा तो sec² बन जाएगा और जिसका फॉर्मूला हमारे पास है। तो इसको लिख सकते हैं sec² x dx प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा sec x 10x प्लस का dx। तो अपने पास समाकलन sec² x का समाकलन क्या होता है 10x होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे 10x,
ठीक है ना। ये सीधा सीधा सूत्र होता है पूरा का पूरा। इसी प्रकार ये भी पूरा सूत्र होता है, sec x इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है अपने पास sec x। लीजिए प्लस सी और लगा दीजिए, आपका ये 18वां नंबर सवाल सॉल्व हो गया। तो ये पूरा का पूरा पद सूत्र वाला पद है और ये भी क्या है, सूत्र वाला पद है। इसका होता है 10 और इसका होता है sec। अब तो चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर एक्स अपान cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको क्या करना है, इसका भी समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ sec लिखा है और यहाँ लिखा है cosec। तो sec और cosec की रिलेशन आपने शायद कक्षा 10th में पढ़े थे। यहाँ sec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा। और ये जो cosec लिखा है तो cosec का भी संबंध साइन से होता है। cosec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा। तो ये दोनों संबंध यहाँ पर लगा दें। देखिए कैसे, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स अपान 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये दोनों भिन्न आपस में क्या कर रही हैं, भाग पलट कर क्या करेंगी, गुणा। क्या लिख सकते हैं हम इनको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 डी एक्स। अब इसको क्या लिख दें, इसको लिख दें साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब शायद आपके दिमाग में साइन अपान कॉस एक रिलेशन फिर से आ रहा होगा। एक फॉर्मूला शायद अपन ने साइन अपान कॉस का पढ़ा था कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कहाँ लग जाएगा, यहाँ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला शायद समाकलन में नहीं है, तो इसका समाकलन फिलहाल तो अभी नहीं होगा। तो शायद यहाँ कुछ और लिख सकते हैं। इसको क्या में ले जाए हम, सेक में। तो सेक में ले जाने के लिए क्या लिखेंगे आप, यहाँ एक सर्वसम का लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या होता है 1 डी एक्स। देखिए क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सभी फॉर्मूले आपके कक्षा 10th के हैं, आपने 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं। और इन फॉर्मूलों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इनके बिना समाकलन और अवकलन क्या है, अधूरे हैं। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इनको अच्छे से याद करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, इसको समाकलन को क्या करें, इस पर और इस पर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस क्या लिख दें 1 डी एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है 10x। और 1 जब अचर पद यानी 1 अकेला हो तो उसका समाकलन क्या होता है x, और प्लस ही अपन लगाते जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, है ना। तो स्टूडेंट समझ में आया। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 माइनस का 3 साइन एक्स अपन लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका समाकलन करने के लिए क्या करोगे आप, सोचिए क्या किया जा सकता है जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। तो क्या लिख दें स्टूडेंट, कुछ आ रहा है समझ में। चलिए देखिए मैं ही बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिख दें 2 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना।
इस cos स्क्वायर एक्स को क्या कर दें, यहाँ और यहाँ पर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और साथ में इस समाकलन के साइन को भी डिवाइड कर दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, dx माइनस का 3 क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स अपान हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। अब शायद यहाँ पर देखिए 2 का समाकलन होना नहीं है, तो 2 को आप कहाँ निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, इस साइन के बाहर, ठीक है। अब साइन यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपान कॉस, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। यहाँ पर 3, अब शायद साइन और यहाँ कॉस कितने हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स इंटू लिख सकते हैं 1 अपान कॉस एक्स dx। तो देखिए यहाँ पे जो 1 अपान कॉस है, तो यहाँ 1 अपान कॉस के स्थान पे शायद आप लिख सकते हो क्या, सेक। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना ये वाला, बस इसी फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस का क्या हो जाएगा 10x इंटू इसको क्या लिख सकते हैं आप, सेक एक्स dx। अब इसका क्या कर देंगे आप, समाकलन। तो इसका समाकलन देखिए, सेक का समाकलन क्या होता है 10, और 10 इंटू सेक का समाकलन क्या होता है सेक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, 2, देखिए जगह नहीं है तो हम यही लिख देते हैं ना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा 10x माइनस 3 10 इंटू सेक, 10 इंटू सेक का समाकलन क्या होता है सेक एक्स प्लस का c, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट थोड़ा सा क्या है, सवाल को यदि मैं पीछे लिखता तो समझ में नहीं आ पाता आपको, है ना, बार बार पेज पलटाना पड़ता, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दिया। समझ में आ गया, देख लीजिए थोड़ा। तो आई होप स्टूडेंट आपको 7.1 थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना है। क्यों, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक समाकलन और अवकलन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। यदि फॉर्मूले याद कर लोगे तो बहुत ही आराम से आप इनका सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हो। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो चलिए मैं उस क्वेश्चन को पूछूंगा भी और साथ में उसका आंसर भी आपको बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपने सुना भी होगा और ये क्वेश्चन मैं अक्सर अपने क्लास में पूछता भी हूँ स्टूडेंटों से। तो चलिए, मैंने इसका आंसर तो वहाँ नहीं बताया है लेकिन आपको यहाँ पे जरूर बताऊंगा। एक व्यक्ति राम है जिसके पास 100 रुपये हैं। वो ये 100 रुपये लेके क्या करता है, मार्केट जाता है। मार्केट जाता है तो वो एक दुकानदार के पास गया और उसने 40 रुपये का सामान खरीदा। तो उसके पास शेष रुपये कितने बचे, 60 रुपये। अब वो क्या करता है, इन 60 रुपयों में से 30 रुपये का सामान और खरीदता है तो उसके पास शेष बचते हैं 30 रुपये। अब वो कहीं और दुकानदार के पास जाकर 18 रुपये का सामान खरीदता है तो उसके पास शेष बच जाते हैं 12 रुपये। अब वो क्या करता है, किसी अन्य दुकानदार के पास गया और 12 रुपये का सामान खरीदता है तो उसके पास एक भी रुपये नहीं बचते हैं। लेकिन जब वो घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद जब उसने अपना हिसाब लगाया तो वो देखता है कि जितने रुपए का उसने सामान खरीदा तो उसके पास तो 100 रुपये हैं, लेकिन जब वो शेष बचे हुए रुपयों का हिसाब लगाता है तो उसके पास 102 रुपये होते हैं उसका टोटल। तो वो सोचता है कि मैं 100 रुपये लेके मार्केट गया और मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा, लेकिन जो शेष रुपए बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं, 102, यानी उसके पास 2 रुपये एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि उसके पास 100 रुपये होने के बावजूद उसके पास 2 रुपये अधिक कहाँ से शेष बच गए, यानी ये रुपए कहाँ से बढ़ गए हैं, तो ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट इसका आंसर
मैं ही बता देता हूं आपको। चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि अपनी मैथ की बुक में एक साइन है इन्फिनिटी, जिसका अभी तक वास्तविक रूप में आंसर ज्ञात नहीं किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कुछ इसी प्रकार है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हम एक एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। हमने क्या किया, एक लकड़ी का 4 मीटर का टुकड़ा काटा और निकाल के अलग कर दिया, तो आपके पास कितनी शेष बचेगी? 6 मीटर। अब इस 6 मीटर लकड़ी के टुकड़े में से 2 मीटर लकड़ी का टुकड़ा निकाल के क्या किया, अलग किया, तो आपके पास शेष कितनी बचेगी? 4 मीटर। अब इस 4 मीटर लकड़ी के टुकड़े में से हमने क्या किया, 3 मीटर टुकड़ा निकाला और काट के अलग कर दिया, तो अब आपके पास शेष कितनी बच रही है? 1 मीटर। अंत में हमने ये 1 मीटर भी टुकड़ा निकाल के अलग कर दिया, तो आपके पास लकड़ी के टुकड़े एक भी नहीं बचे। लेकिन जब आप इनका टोटल करोगे, शेष बचे हुई लकड़ी और निकाली गई लकड़ी, तो इनका टोटल शायद आपका बनेगा 10, लेकिन जब आप यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 11, यानी 11। तो स्टूडेंट, ये नेचुरली है, इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन करता है तो उससे यही कहिएगा कि इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, समझ में आया? तो अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में 7.2 पर। धन्यवाद।